गुड इवनिंग एवरीवन। गुड आवाज आ रही है? इवनिंग सर। लास्ट क्लास से कोई डाउट है बेटा पूछिए। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास से कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। क्वेश्चन करिए बेटा। नो लास्ट क्लास सर। एक क्वेश्चन कीजिए बेटे। क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बेटा, तो बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। 10⁻³ मोलर aqueous solution of NaOH was prepared NaOH was prepared 10 ml of this solution. 10 ml of this solution was taken out. Was taken out and then 200 ml of water 200 ml of water was added from the resulting solution from the resulting 100 ml was again taken out. 100 ml was again taken out. 100 ml was again taken out and 0.1 mole of NaOH 0.1 mole of NaOH was added. What will be the molarity? What will be the molarity of final solution? What will be the molarity of final solution? चलिए बेटा ट्राई कीजिए। ये सीरीज ऑफ आपको कुछ मैंने दे रखे हैं, सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्शन, जहां पर सॉल्यूशन में कुछ ऐड किया गया है, कुछ सॉल्यूशन से निकाला गया है। आप बेटा इसकी हेल्प से मुझे फाइनल आंसर बताइए कि बेटा क्या होगा। व्हाट विल बी दी मोलैरिटी ऑफ फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन मैं करा देता हूँ बेटा, बच्चे ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है। मैं फिर भी आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी बच्चे जो समझ में आ गया वो ट्राई करते रहे। बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना आपको, पहली बार जब भी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा, पहला बेटा आपको पहले आपको ध्यान रखना है बेटा डायल्यूटेड टू 200 ml, और दूसरा है बेटा डायल्यूटेड बाय 200 ml। इन दोनों स्टेटमेंट में बेटा डिफरेंस है। डायल्यूटेड टू 200 ml का मीनिंग है बेटा क्या आपको क्या दे रखी है, फाइनल वॉल्यूम दे रखी है बेटा। क्या दे रखी है, फाइनल वॉल्यूम आपको गिवन है, दैट इज 200 ml। एंड डायल्यूटेड बाय 200 ml बेटा, you have added 200 ml, you have added 200 ml, ठीक है। इस क्वेश्चन में शायद आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी इन दोनों चीजों का ध्यान रखना। इसमें तो आपको फाइनल वॉल्यूम ही दे दी 200 ml, और इसमें बेटा जितनी भी वॉल्यूम थी उसके अंदर आपने ऐड किया है 200 ml। चलिए ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं सर आप इसको 0.9
आपका जितना आंसर आया 0.9। ठीक है, देखते हैं बेटा ये आंसर सही है गलत है। ठीक है, देखो बेटा मैं फटाफट सीरीज में लिख रहा हूँ आराम से। आपको गिवन है बेटा कि आपके पास एक कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी आपको मोलैरिटी गिवन है कितनी बच्चों, 10⁻⁻3। तो मान लीजिए बेटा ये आपके पास कोई सॉल्यूशन है ए, इसकी बेटा मोलैरिटी आपको गिवन है 10⁻⁻3। इसमें क्या बोलता है आपको कि इस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया और इस सॉल्यूशन का 10 ml वाज टेकन आउट। तो सेम सॉल्यूशन का बेटा आपने क्या लिया, एक बी सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, उसका बेटा आपने जो ए सॉल्यूशन है बी, सेम सॉल्यूशन है, बट इस सॉल्यूशन की बेटा आपको क्या ले रखा है, इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको गिवन है दैट इज 10 ml, और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी बेटा बताओ, सेम रहेगी, 10⁻³ मोलर। क्यों, क्योंकि बेटा सॉल्यूशन मैंने सेम ही तो लिया है। हमने बताया था कल सैंपलिंग वाला केस हो गया ना, एक स्टॉक सॉल्यूशन से अगर मैं कुछ पोर्शन निकालता हूँ, उस पोर्शन की मोलैरिटी सेम रहती है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या बोलता है बेटा, ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर 200 ml वाटर उसने ऐड कर दिया। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास हो गया सॉल्यूशन सी, ठीक है, इसी सेम के अंदर उसने बेटा क्या ऐड कर दिया, 200 ml वाटर ऐड कर दिया, 200 ml, हाँ, H2O उसने बेटा ऐड कर दिया। तो बेटा इसकी आपको फाइनल वॉल्यूम पता चल चुकी है, 10 ml यहाँ थी, और यहाँ पर बेटा मोलैरिटी तो आपको इसकी नहीं पता क्या है, लेकिन आपको बेटा इसकी फाइनल वॉल्यूम पता चल चुकी है, वो है कितनी बेटा, 210 ml। और आपको पता है ये कौन सा केस है, ये डाइल्यूशन वाला केस है बेटा। ठीक है, आपको केसेस पता होने चाहिए कि डाइल्यूशन वाला केस है। तो अब बेटा क्या बोलता है, यहाँ से बेटा आपको सी मिल गया, अब ये सॉल्यूशन बन चुका है। इसमें बोलता है कि फ्रॉम द रिजल्टिंग सॉल्यूशन 100 ml वाज अगेन टेकन आउट। इस सॉल्यूशन से बेटा मैंने क्या किया, दोबारा एक 100 ml टेकन आउट। इस सॉल्यूशन से बेटा मैंने दोबारा क्या ले लिया, एक डी सॉल्यूशन बनाया, और बेटा उसकी मेरे को वॉल्यूम पता है कितनी है बेटा, इसकी वॉल्यूम यहाँ पर 100 ml। मुझे इसकी मोलैरिटी नहीं पता, मोलैरिटी मेरे को ये वाली मोलैरिटी मिलेगी जो इसकी मोलैरिटी, ठीक है। और बेटा उस 100 ml के अंदर 0.1 मोल NaOH ऐड कर दिया। यहाँ पर बेटा मैंने 0.1 मोल NaOH को ऐड कर दिया। आपसे पूछता है क्या बेटा इसकी, यहाँ पर तो अगर सेम निकाली थी तो अलग बात है, लेकिन फाइनल बेटा मैंने उसको दोबारा NaOH ऐड कर दिया, तो यहाँ पर बेटा मुझसे इसकी मोलैरिटी ऑफ डी पूछता है कि फाइनल क्या। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है बट है बड़ा सिंपल। ठीक है, हमें बेटा क्या है, फ्रॉम बी एंड सी, बी एंड सी में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से निकाला, इसके अंदर बेटा डाइल्यूशन, अगेन इसके अंदर फिर डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर डाइल्यूशन नहीं हो रहा, यहाँ पर जो सी से मैं डी में गया हूँ बेटा 100 ml, हाँ यहाँ पर डाइल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन बी एंड सी में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर डाइल्यूशन हो रहा है। जब बी से सी गया बेटा मैं, यहाँ पर डाइल्यूशन। तो देखो कुछ नहीं, स्टेप वाइज चलते हैं बेटा। पहले बेटा देखो जहां पर इसकी मोलैरिटी थी, इसकी मोलैरिटी यहाँ पर सेम होगी, ठीक है, और बी और सी के अंदर क्या हो रहा है बेटा, डाइल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए बेटा, मोलैरिटी ऑफ बी वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सी इंटू वॉल्यूम ऑफ सी। यही तो होता है, जब डाइल्यूशन किया जाता है तो M1V1 प्लस M2V2 होता है। चलिए, आपको मोलैरिटी पता है, बिल्कुल पता है, 10⁻⁻3, ओके, इंटू इसकी वॉल्यूम पता है बेटा 10 ml। यहाँ पर बेटा इसकी मोलैरिटी पता है आपको, नहीं पता बेटा। इसकी वॉल्यूम कितनी है बेटा, यहाँ पर 210 ml, ध्यान से फाइनल वॉल्यूम लेनी है। ये वॉल्यूम तो आपने ऐड की है, 10 पहले से थी, ऐड की है, तो बेटा 210 ml यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा अगर आप इसको सोल्व करोगे तो मोलैरिटी ऑफ सी बेटा आपको कितनी मिलेगी, बताओ बेटा, यहाँ पर मिलेगी आपको 10⁻⁻, ऐसे 0 से 0 कट जाएगा, -3/20। अब इसको बेशक से ऐसे रहने दीजिए, पूरा सोल्व करने के आपको नीड नहीं, आपको बेटा इसकी मोलैरिटी, ठीक है, क्लियर है बात, आपको इसकी मोलैरिटी पता चलती है। अब आपने क्या किया बेटा, इसकी मोलैरिटी जब आपको पता चली, आपने इसको, किसी बच्चे ने सोल्व किया बेटा, इसका आंसर क्या है, आई थिंक 4.76 अराउंड 10⁻⁻5 आएगा, यस। Yes, sir. हाँ, तो बेटा यहाँ पर मोलैरिटी ऑफ सी आ जाएगी 4.76 इंटू 10⁻⁻5, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल, अब बेटा देखो मैं इसकी मुझे मोलैरिटी पता है, इसकी बेटा ये मोलैरिटी आई कितनी, 4.76 इंटू 10⁻⁻5। अब मैं सी से डी पे जाना चाहता हूँ, यहाँ से बेटा सिर्फ इसने क्या कर दिया, इसका 100 ml लिया, इसका 100 ml लिया, तो सैंपलिंग बेटा। अब बेटा इसकी मोलैरिटी मुझे पता है कितनी है, कितनी मोलैरिटी होगी बेटा इसकी, इसकी मोलैरिटी हो जाएगी, बताओ कितनी बेटा, So 4.76 into 10 to the power minus 5. -5.
तो बेटा यहाँ पर इसकी वॉल्यूम है यहाँ पर 100 ml, और बेटा इसकी यहाँ पर मोलैरिटी कितनी है बेटा, अभी जब हमने इसको यहाँ पर ऐड किया है 4.76 इंटू 10⁻⁻, लेकिन बेटा इसके अंदर 0.1 मोल NaOH भी ऐड किया है, तो इसकी मोलैरिटी बेटा फाइंड आउट करने से पहले आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता लगाएंगे बेटा बताओ। आपको यहाँ पर इसकी वॉल्यूम पता है, लेकिन बेटा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर अभी, क्योंकि आपको इसकी मोलैरिटी पता है। यहाँ पर बेटा आपको इसकी मोलैरिटी पता चल चुकी है, कितनी इसकी मोलैरिटी, लेकिन बेटा आपको क्या पता चाहिए, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स भी पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, बताओ बेटा। तो क्योंकि 0.1 मोल ऐड किया है हम। 0.1 मोल ऐड किया, तो बेटा आपको पता है जब बेटा यहाँ पर इनिशियली जब आपने इसको ऐड ही किया था NaOH ऐड करने से पहले, आपको पता है इसकी कितनी बेटा 100 ml है, और बेटा मोलैरिटी है इतनी, तो आपको पता है मोलैरिटी क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से बेटा आप क्या कर लेना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेना NaOH की। तो बेटा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 4.76 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 100 ml को बेटा किसके अंदर चेंज कर लेना, आप लीटर के अंदर चेंज कर लेना, यानी 0.1 लीटर। ये कितना आएगा बेटा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। बस बेटा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। इस नंबर ऑफ मोल्स के अंदर बेटा आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 0.1 ऐड करना पड़ेगा। बेटा फाइनल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना, ये तो इसके अंदर बेटा जब आपने इसको सैंपलिंग की, इतना तो नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर था, इतना तो था, आपने बाहर से फिर 0.1 मोल ऐड कर दिया, और वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी। बेटा बस सिंपल है। अब आपको क्या करना है, 4.76 इंटू, अगर बेटा इसको भी मैं ऊपर लेके चला जाऊं 10⁻⁻6 हो जाएगा, प्लस बेटा 0.1, ये बेटा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और जब फाइनल मोलैरिटी आपको डी की बतानी है, तो 4.76 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा 100, और ये कितना 100 ml है, तो 100 ml को बेटा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर के अंदर, तो आंसर आ जाएगा बेटा 0.1 लीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके पास नहीं आएगा एग्जाम में, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि बेटा किस किस तरीके से जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है। किसी बच्चे को बेटा इस क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकता है। सर समझ नहीं आया क्या किया। ये पार्ट समझ में आया कि मैंने ये वाला यहाँ पर कैसे लिखा है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है, ये भी समझ में नहीं आया। नो सर। कल पिछला वाला चैप्टर जो कल वाला काम किया था, रिवाइज किया था। यस सर। सर ये यहाँ से नहीं समझ में आया जहाँ पे आपने एम और सी वगैरह ये नहीं लिखा। कहाँ पे लिखा ये, यस सर। और डाइल्यूशन सर में वो कौन सी गिवन कंडीशन लगती है बेटा, बताओ डाइल्यूशन में कौन सी कंडीशन लगती है। ये बता, ये कल समझाया था बेटा, या तो आपने रिवाइज ही नहीं किया कल का। डाइल्यूशन का मतलब क्या था कि नंबर ऑफ मोल सेम रहते तो M1V1 M2V2। डाइल्यूशन में क्या होता है, मैंने कुछ ऐड किया है, तो बेटा इस कंडीशन में यही तो कह रखा है दूसरी कंडीशन में कि मैंने सॉल्यूशन को निकाला, तो उसमें क्या मोलैरिटी तो सेम रहेगी, उसके अंदर मैंने 200 ml वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड किया तो डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है तो बेटा मैं M1V1 M2V2 लगा सकता हूँ। किस पर, इन दोनों पर ही तो लगाऊंगा, क्योंकि इन दोनों में डाइल्यूशन हो रहा है। क्लियर। और सर वो जो डी में एम है 4.76 इंटू 10⁻5 ये कहाँ से आया। अच्छा, तो बेटा यहाँ से आपको इसकी मोलैरिटी पता चल चुकी है सी की, ये आपने निकाल दी ना M1V1 यस सर। M2V2 से। तो बेटा अब बोलता है कि सी से जब मैं डी में गया, ये क्या बोलता है, फ्रॉम द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना उसमें से मैंने 100 ml फिर निकाल लिया। तो बेटा इसमें से क्या किया मैंने, ये सैंपलिंग की कि नहीं की बेटा, सैंपलिंग वाला है कि नहीं ये वाला केस, बताओ। यस सर। तो सैंपलिंग में क्या होता है, अगर मैंने एक बड़ी चाय भर के चाय बनाई और उसमें से 1 कप के अंदर मैंने डाल दी, तो क्या मेरी मोलैरिटी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। नो सर। नहीं, फिर नहीं हो रही ना। तो जो इसकी मोलैरिटी आई थी सेम इसकी मोलैरिटी है, जो मोलैरिटी निकल के आई थी सेम मोलैरिटी किसकी है बेटा, सेम मोलैरिटी यहाँ पर डी की मिलेगी मेरे को। लेकिन क्योंकि बेटा यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि इसकी मेरी वॉल्यूम चेंज हो गई, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बेटा इसके नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो गए। तो इसकी मुझे मोलैरिटी, अगर मुझे सी की मोलैरिटी पता चल गई, क्योंकि ये बेटा सैंपलिंग है, सेम सोल्यूशन तो लिया है मैंने डिफरेंट वॉल्यूम में, मुझे इसकी मोलैरिटी और इसकी मोलैरिटी सेम रहेगी। तो जितनी सी की मोलैरिटी आई थी वही बेटा मेरी डी की मोलैरिटी हो, ये वाली सेम 4.76 10⁻⁵। अब इसमें बोलता है कि फाइनल सॉल्यूशन के अंदर मैंने 0.1 ml मोल 0.1 मोल NaOH ऐड कर दिया, तो इसकी फाइनल मोलैरिटी बतानी है। मोलैरिटी क्या हो जाती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो पता होने चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहले हमें निकालने पड़ेंगे कि इतने मोलर के अंदर अगर इतनी वॉल्यूम है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स पता किए। इतने नंबर ऑफ मोल्स बेटा NaOH के पहले थे और उसके बाद मैंने 0.1 मोल बाद में भी ऐड कर दिए। तो दोनों को बेटा सम करना पड़ेगा टोटल मोल्स के लिए। यस या नहीं समझ में आया अभी भी? सर ठीक है। और बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकाले, उसको बेटा वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलता है बेटा? उसकी टोटल मोलैरिटी मिल चुकी है। यस यस सर। चले बेटा, अब बेटा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे बेटा आज, वो है बेटा मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा ध्यान से सुनना सब बच्चे, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज बेटा मुझसे दोबारा पूछ लेना। मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, ओके सर। दो सॉल्यूशन को बेटा मुझे मिक्स करना है। मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से सुनिए। आज बेटा मैं आपको बताऊंगा नॉर्मेलिटी के बारे में कि नॉर्मेलिटी होती क्या है। आपको बताया था नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा अब बताऊंगा आपको। ठीक है, मान लो बेटा मैंने क्या किया, मान लीजिए बेटा मेरे पास एक सॉल्यूशन और मेरे पास एक दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, ये बेटा इसकी मैंने आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, वो है बच्चों HCl। ठीक है, और ये बेटा मेरे पास अगेन 0.5 मोलर, और ये है बेटा मेरे पास HNO3। ठीक है, HNO3। बेटा मैंने क्या लिया, मैंने इसका भी कुछ पार्ट लिया और इसका भी कुछ पार्ट लिया। इसका कितना पार्ट लिया मैंने, इसका लिया बेटा मैंने 100 ml, और इसका कितना पार्ट लिया मैंने, इसका ले लिया बेटा मान लो मैंने 200 ml। और मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास बेटा जब इसका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, मेरे पास जो इसका फाइनल सॉल्यूशन बनता है, तो बेटा आप बताइए जब इसका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ पर मोलैरिटी डाल दी तो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन बना। ठीक है, इसकी बेटा इसकी मोलैरिटी क्या होगी मुझे बताओ बेटा, इसकी मोलैरिटी क्या होगी? क्या इसकी मोलैरिटी को बेटा मैं लिख सकता हूँ? क्या बेटा यहाँ पर इसकी मोलैरिटी को लिखा जा सकता है M1 प्लस M2? यस, क्या लिख सकता हूँ बेटा इसकी मोलैरिटी को? इसकी जितनी मोलैरिटी थी और इसकी जितनी मोलैरिटी थी उन दोनों को ऐड कर दूं, क्या लिख सकता हूँ बेटा ऐसा मैं? नो सर। नो सर। नो सर। यहाँ पर आपको बताया बेटा फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी। वॉल्यूम को तो ऐड किया जा सकता है, V3 होती है V1 प्लस V2। तो बेटा ये तो ट्रू नहीं है, आपको सिंपली बता सकते हो कि दोनों को ऐड कर दिया। ये डिपेंड करता है एक्चुअली कितनी वॉल्यूम ऐड की गई ना। ठीक है, हाँ लेकिन आप इतना जरूर कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ मोल्स बेटा इसके अंदर आएंगे, जिस भी स्पीसीज की बात करता हूँ, मान लो मैं बात करता हूँ यहाँ पर H प्लस की, मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन बताओ, सिर्फ और सिर्फ H प्लस। ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से Cl माइनस भी आ रहा है और NO3 भी माइनस भी आ रहा है, और आपको पता है कंसंट्रेशन सोल्यूट की होती है। तो मैं Cl की पूछ सकता हूँ, NO3 की भी, लेकिन मैं H प्लस की पूछ रहा हूँ जो दोनों में कॉमन है, जो एसिड है बेटा। ठीक है, चलिए आपको पता है बेटा अगर मैं बात करूँ H प्लस के नंबर ऑफ मोल्स की, क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा, जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आए, जितने यहाँ से आए, तो क्या दोनों को बेटा ऐड करके लिखा जा सकता है? यहाँ पर यस सर। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा। और बेटा ये भी किसका, ऑफ सेम स्पीसीज। ध्यान से सुनना, ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब बेटा अगर यहाँ से भी H प्लस आया और यहाँ से भी H प्लस आया तभी ऐड करूंगा ना, दोनों H प्लस के मोल्स होंगे। ऐसा तो नहीं है यहाँ से Cl माइनस आया और यहाँ से NO3 को लिख दूं कि दोनों के दोनों किसके मोल, ऐड किसके करूंगा? ऐड हमेशा सेम स्पीसीज के करना, यानी H प्लस के या OH माइनस के, जो भी आपको केस में गिवन। बस बेटा N3 को क्या लिख सकता हूं मैं, M3 V3। इसको N1 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, M1 V1 प्लस N2 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, M2 V2। और यहाँ से बेटा आप जो M3 है उसको लिख सकते हो M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V3। बस ये आपको पता चल गया बेटा कि जब भी बेटा आपको क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, तो बेटा आप उसको इस तरीके से मोलैरिटी निकाल सकते। समझ में आई बात? क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, अब बेटा देखो इसी के अंदर मैं एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अभी एक्सप्लेन करूंगा इसी को बेटा मैं। इसका भी देखो, ये भी एक्सप्रेशन सही है,
लेकिन ये फिर भी कंप्लीट नहीं, ये हर जगह आपका लागू नहीं होगा, हर जगह लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अब बताता हूँ। तो बेटा यहाँ पर आप लिखना N3, ये बेटा होती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का अब आपको बताऊंगा कि नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है। प्लस N2V2 डिवाइड कर देना इसको बेटा किससे, V3 से, यानी टोटल वॉल्यूम से। तो N3 क्या हो जाएगा बेटा, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, या मैं इसको सिंपल यहाँ पे लिखूं बेटा अगर V1 प्लस V2, ठीक है। क्योंकि बेटा ये कंडीशन मैं कब लगाता हूँ, जब मेरा n फैक्टर 1 होता है, जब मेरा n फैक्टर हो जाता है बेटा 1। अभी n फैक्टर बताता हूँ क्या होता है, बस थोड़ी देर वेट कीजिए, ये हो जाता है n फैक्टर 1। तो ये बेटा ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है कि नॉर्मेलिटी में लिखा जाए मोलैरिटी के अलावा, जब भी मिक्सिंग की जाती है। इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बेटा आपको नॉर्मेलिटी समझाऊंगा अच्छे से कि ये एक्सप्रेशन मैंने क्यों लिखा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। Done, sir. डन बेटा, किसी ने नहीं नोट करना? 1 minute. ओके, 1 मिनट दे रहा हूँ, नोट कर। इसी क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए बेटा क्या होगा फिर। अब सेम क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर बताइए क्या होगा बेटा। कि फाइनल जो मेरे पास सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी क्या होगी जब दो को मैंने मिक्स कर दिया। अजय क्या आंसर होगा बेटा? एनीबॉडी? Sir, 11/30. 11/30 इज करेक्ट आंसर बेटा, 11/30 इज करेक्ट आंसर। देखिए कैसे, यहाँ पर इसकी मोलैरिटी 0.1, देखो मैं सिंपल लिख रहा हूँ। तो बेटा मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगी M3, वो क्या आती है बेटा, वो आ जाएगी M1। तो बेटा मेरे पास मोलैरिटी आएगी M3, वो आ जाएगी बेटा M1, यानी 0.1 इंटू V1 100 ml बेटा, प्लस M2 0.5 इंटू V2 200 ml बेटा, डिवाइड कर देना इसको V1 प्लस V2 यानी 300 ml से। ml तो बेटा जब ऊपर से कॉमन आएगा तो कट ही जाएगा, मोलैरिटी बाहर आ जाएगी। अगर मोलैरिटी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो बेटा यहाँ पर M3 आ जाएगा कितना, तो 0.1 से बेटा ये कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना 10 प्लस ये बेटा इसका यहाँ से, इसको मैं अगर यहाँ से इसको हटा दूं पॉइंट को, 100. ये कट जाता है, ये आ जाता है बेटा 100 डिवाइडेड बाय 300। तो बेटा जब इसको ऐड किया जाता है दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 300, तो ये कट जाएगा और बेटा फाइनल जो आपकी मोलैरिटी आती है M3 वो आ जाएगी 0.36। ठीक है, यानी बेटा ये डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर भी, कितनी वॉल्यूम आएगी। ठीक है, मतलब जब भी आपको बेटा दो को ऐड करना हो तो आप इसको इजीली क्वेश्चन को इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है बेटा, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। जब बेटा मान लो मैंने HNO3 के प्लेस पर आपको H2SO4 दे दिया या H3PO4 दे दिया, तब बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि क्या बेटा ये मोनोबेसिक एसिड है या डाइबेसिक या ट्राइबेसिक, बताओ। Basic. में से जिस एसिड में से मुझे 2 H प्लस मिलते हैं दैट इज कॉल्ड डाइबेसिक, जिस एसिड में से मुझे 3 H प्लस मिलते हैं दैट इज कॉल्ड। Basic. तब प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अब बेटा देखो इसी इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मेरे पास पूरा कॉन्सेप्ट आता है इसका बेटा, नॉर्मेलिटी का। मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है प्यारे बच्चों नॉर्मेलिटी का। देखो नॉर्मेलिटी होती क्या, ठीक है। पहले बेटा नॉर्मेलिटी को मैं आपके सामने इसका मीनिंग लिख देता हूँ होता क्या है। देखो इसकी डेफिनेशन पे नहीं जाना है, ठीक है, इसका हमने मतलब समझना है होता क्या है। अगर डेफिनेशन में जाओगे तो अगेन बहुत ही पुराने पुराने कॉन्सेप्ट हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा रखा है। हमें सिर्फ मतलब समझ में आना चाहिए होता क्या है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो बेटा इसकी डेफिनेशन हो जाती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे बेटा मेरा मोल होता है, ध्यान से सुनना, जैसे मेरा मोल होता है वैसे बेटा मेरे पास एक ग्राम इक्विवेलेंट भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम मेरे पास एक ग्राम इक्विवेलेंट भी आता है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट होता है ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मेरे पास क्या था, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, ठीक है, या ग्राम एटम्स, उसको बेटा मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे बेटा ग्राम इक्विवेलेंट भी एक टर्म होती है, वो बेटा कहलाती है गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये भी लिख देते हैं बेटा। ये मेरे पास हो जाता है बेटा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ये हो जाता है बेटा मेरे पास मोलर मास। जो भी किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास होगा और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा बेटा उसके n फैक्टर के साथ। अब n फैक्टर क्या है बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बेटा n फैक्टर होता क्या है। n फैक्टर होता है बेटा, n फैक्टर से आप बेटा एक वर्ड याद रखना, जो बेटा मेरा n फैक्टर होता है वो बेटा कहलाता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो बेटा काम की चीज हो। इसको बेसिक लैंग्वेज में समझेंगे बेटा, उसके अंदर काम की चीज क्या प्रेजेंट है, कैसे, अभी समझाता हूँ आपको। सबसे पहले बेटा देखो, नॉर्मेलिटी को क्या लिखता हूँ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। और ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिखता हूँ? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास को क्या लिखता हूँ बेटा? मोलर मास बाय n फैक्टर। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो मैं इसको ना एक बार ओपन करके लिख देता हूँ, अभी n फैक्टर समझ में आएगा आपको n फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो बेटा देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा बेटा नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। मैंने इसको लिखा बेटा गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या हो जाता है बेटा? मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। इक्विवेलेंट मास की जगह मैं क्या लिख देता हूँ बेटा? मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। यानी बेटा इसको डिवाइड बाय n फैक्टर करूंगा तो मैं क्या कर दूं बेटा? इसको मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर कर सकता हूं, क्योंकि डिवाइड बाय n फैक्टर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। ठीक है, और बेटा यहाँ पर क्या था? यहाँ पर बेटा इनटू क्या था बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो था इन लीटर। ये बेटा किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बताओ, सिंपल है ना? No, नॉर्मलिटी मैंने। sir. अब बताओ बेटा ये क्या है? ये क्या है बताओ? गिवन मास अपॉन मोलर मास और इनटू मोलैरिटी। मोलैरिटी। बस बेटा देखो, नॉर्मेलिटी कुछ नहीं होती, नॉर्मेलिटी बेटा मोलैरिटी का ही एक पार्ट होता है। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का ही एक पार्ट हो जाता है। इसको बेटा कभी मत भूलना लाइफ में, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। ये बेटा इसको याद रखने का तरीका है, नानी इक्वल्स होती है किसके बेटा? नानी इक्वल्स हो जाती है एन मम्मी। ठीक है, एन मम्मी मतलब पहले नानी आई थी फिर मम्मी आई थी ना, बेटा नानी होती है एन मम्मी के इक्वल। बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं, m इज इक्वल टू एन इंटू एन कर देते हैं, लेकिन अब नहीं बोलोगे आप। ठीक है, n इज इक्वल टू एन इंटू मोलैरिटी। अब बेटा n फैक्टर मैंने बोला कि n फैक्टर क्या होता है बेटा? ये काम की चीज होती है। ये बेटा जब तक आपको मैं एग्जांपल लेके ना समझाऊं आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज जरूर लिखिए आप, साइड में लिखो बेटा, जो मेरा n फैक्टर होता है वो क्या होता है बेटा? वो हो जाता है डिपेंड्स ऑन substance whether acid बेस और प्यारे बच्चों सोल्ट। तो देखो आपको ध्यान से समझाता हूँ, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन आपको बस ये याद रख लेना कि ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है बेटा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा? मोलर मास बाय फैक्टर। यानी मैं जब पुट करता हूँ तो नॉर्मेलिटी आ जाती है बेटा n इंटू मोलैरिटी के इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बेटा नॉर्मेलिटी कभी डायरेक्ट निकालते ही नहीं है, मैं मोलैरिटी निकालता हूँ और n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरी नॉर्मेलिटी आ जाती है। नॉर्मेलिटी क्या होती है देखो ध्यान से सुनिए, क्या होती है नॉर्मेलिटी। एक और बात याद रखना बेटा, पूरी केमिस्ट्री में एक बात हमेशा सत्य है कि बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट
टू फॉर्म 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बेटा ये सत्य है, ये भी अगेन सत्य है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है बताते हैं। पहले बेटा एन फैक्टर समझते हैं होता क्या है, इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर आपको बताता हूँ कि बेटा एन फैक्टर होता क्या है। बस इतना याद रखना, नॉर्मेलिटी मुझे क्या बताती है, मुझे सिर्फ काम की चीज की कंसंट्रेशन बताती है, जो काम का मतलब है बेटा। नोट कर लिया सब बच्चों ने, आगे चले। Yes, sir. चलिए बेटा देखो, आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, आप देखो इसकी एप्लीकेशन कैसे कर। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, मेरे पास 2 मोलर H2SO4, पीछे करना। सर ओके डन। बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास 2 मोलर H2SO4 है, ये आपको सबको पता है, ये है बेटा एसिड। अब बताओ बेटा, एसिड के अंदर क्या मेरा SO4 2 माइनस इसके अंदर काम की चीज है बेटा H प्लस, इसके अंदर मेरे पास जो काम की चीज, बताइए। H plus H plus सबको पता है बेटा, अगर एसिड है तो H प्लस ही तो क्या बना रहा है, इसको एसिड बना रहा है। SO4 तो बेटा मेरा बहुत सारे सोल्ट्स में मुझे देखने को मिलता है, उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल बेटा, तो इसके अंदर काम की चीज है H प्लस। बेटा नॉर्मेलिटी क्या करता है, अब देखो मैं आपको इसकी, तो बेटा मैं क्या चाहता हूँ, ये तो मेरे को पूरे पूरे H2SO4 की कंसंट्रेशन है ना 2 मोलर, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ H प्लस की कंसंट्रेशन पता चले। वैसे तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे निकाल सकते हो बेटा, देखो 2 मोलर का मतलब क्या है, 2 मोलर का मतलब है कि बेटा 2 मोल्स H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल H2SO4 है। और बेटा आपको पता है कि 1 मोल H2SO4 से मुझे क्या मिलता है, 2 मोल H प्लस मिलता है। तो बेटा 2 मोल H2SO4 से मुझे क्या मिलेगा, 4 मोल H प्लस मिलेगा। यस, तो बेटा अब मैं इस, देखो मैंने लॉन्ग मेथड से निकाला मोलैरिटी ऑफ H प्लस, मैंने निकाल ली मोलैरिटी ऑफ H प्लस, वो कितनी निकल के आई बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा जब आपने इसको निकाला 4 डिवाइडेड बाय 1 लीटर कितना है बेटा, ये मेरे पास आया 4 मोल। सब बच्चे समझ पा रहे हैं कि बेटा जब मैंने, देखो एसिड में मेरा मतलब क्या, मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए ना, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर शो करेगा किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ H प्लस की वजह से तो शो करता है। और आप लोगों ने बेटा पीएच निकालना आता है आप लोगों को बेटा, पीएच? No, sir. हाँ, आपका 10th में स्किप कर दिया होगा ना ये वाला पार्ट, है ना। हाँ 10th में बेटा है आपके ये, आपको एसिड और बेसिस के अंदर ये स्किप कर दिया होगा। कोई नहीं, अभी मैं पीएच निकालना बताता हूँ। बेटा अगर मुझे पीएच निकालना है या मुझे किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो बेटा एसिड की स्ट्रेंथ SO4 की वजह से नहीं आती, वो H प्लस की वजह से आती है। और बेटा उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए H प्लस की कंसंट्रेशन, यानी बेटा ये 4 मोलर। तो देखो हर बार बेटा मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन बेटा नॉर्मेलिटी की हेल्प से ये आप कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स कर लोगे। कैसे बेटा, नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नॉर्मेलिटी आपको पता है बेटा, क्या मैंने आपको बताया कि नानी इज इक्वल टू एन। नॉर्मेलिटी आपको सीधा बताता है कि जो काम की चीज है, यानी एसिड के अंदर जो H प्लस है, वो आपको सीधा उसी कंसंट्रेशन बता देगा, सीधा उसी कंसंट्रेशन, विदाउट इतना आपको करने के, मतलब इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीधा बता रहा है। लेकिन उसके लिए बेटा आपको एन फैक्टर का पता होना चाहिए। अब एन फैक्टर क्या होता है बेटा, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ एन फैक्टर क्या होता है। बेटा किसी भी एसिड के अंदर से जितनी उसकी बेसिसिटी होती है, किसी भी एसिड की जितनी बेसिसिटी होती है, वो उसका क्या कहलाता है बेटा, एन फैक्टर। तो बेटा देखो यहाँ पर आपको पता है पूरे एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 मोलर, और H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा बताओ बेटा, 2। 2 तो बेटा उसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी 2 into 2। तो बेटा यहाँ पर नॉर्मेलिटी कितनी आएगी आपकी, 4 नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का मतलब देखो, नॉर्मेलिटी का अपने आप मतलब है कि H प्लस की कंसंट्रेशन बता रहा है। नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 का कोई मीनिंग नहीं हो जाता। नॉर्मेलिटी बेटा H प्लस की आएगी अगर एसिड की बात करता हूँ, और बेटा नॉर्मेलिटी किसकी आएगी, नॉर्मेलिटी आती है बेटा OH माइनस की, अगर मैं बेस की बात करता हूँ। इतनी कैलकुलेशन करने, अब एग्जाम में बैठोगे, वैसे भी हम जब कैलकुलेशन करते हैं हर बार इतना टाइम थोड़ी होता है बेटा, इतने कॉम्प्लेक्स मेरे पास रिएक्शन भी हो रही होती है। मैं सीधा का सीधा H प्लस की कंसंट्रेशन निकालता हूँ, चाहे बेटा मैं इसकी 1000 मोलैरिटी ले लूं, तो मुझे पता है कि 1000 में सिर्फ मुझे डबल करना है, क्योंकि एक H2SO4 से मुझे 2 H प्लस मिलेंगे,
तो बेटा यहाँ पर नॉर्मेलिटी कितनी हो जाती है इसकी 4 नॉर्मल इसकी नॉर्मेलिटी हो जाती है। ये सिंपली क्या बताता है कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है प्यारे बच्चों, 4 नॉर्मल कंसंट्रेशन है। समझ में आया बेटा कि नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? Yes, sir. हाँ सिर्फ सर बेटा दोबारा बता दो। बेटा मैं बता रहा हूँ ना, देखो एक एसिड में H प्लस की कंसंट्रेशन तो मुझे मतलब है, क्योंकि आगे मैं जितनी भी कैलकुलेशन करता हूँ, अभी आपको पीएच बताऊंगा, पीएच क्या होता है, आपने सुना तो होगा पीएच के बारे में। यस सर। हाँ पीएच के लिए मुझे H प्लस चाहिए, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए। अब H2SO4 में से या तो आप H प्लस की कंसंट्रेशन निकालो, वो भी सही है, लेकिन बेटा जब मुझे पता है कि मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ इसकी हेल्प से, एन फैक्टर की हेल्प से, और मोलैरिटी तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली से गिवन ही होगी, ठीक है। तो बेटा डायरेक्ट जो मेरे पास नॉर्मेलिटी आई वो पहले से अंडरस्टूड है कि H2SO4 की नॉर्मेलिटी का मतलब है कि H प्लस की कंसंट्रेशन, आपने सीधा ही निकाल दिया। क्लियर? सर फिर एन फैक्टर क्या एसिड की कंसंट्रेशन होगी? नहीं 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 बेटा, एन फैक्टर होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। यहाँ पर जो एन फैक्टर हो जाता है, ये दोबारा फिर बताऊंगा, एन फैक्टर मेरे को आपको और का भी लिखवाना है। एन फैक्टर हो जाता है बेटा बेसिसिटी ऑफ एसिड। और बेटा अगर मैं बात करता हूँ बेस के बारे में, तो बेटा क्या हो जाती है एसिडिटी ऑफ बेस। और बेटा बेसिसिटी ऑफ एसिड से मेरा क्या मतलब है कि एक एसिड से कितने H प्लस मिल रहे हैं। क्लियर? सर समझ में नहीं आया एन फैक्टर। बेटा एक ये बताओ, इस H2SO4 से कितने H प्लस मिलेंगे मुझे? 2। तो बेटा तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा। बेसिसिटी का मीनिंग नहीं पता क्या आपको? बेसिसिटी का मीनिंग होता है कि एक H2SO4 कितने H प्लस देता है, एक एसिड। जैसे HNO3 है, HNO3 से बेटा मुझे कितने H प्लस मिलेंगे बताओ? 1। तो फिर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ? 1. 1 हो जाएगा, बस सिंपल ही तो ओके है। सर। अगर मैं बात करता हूँ H3PO4, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ? 1 3। 3. बस सिंपल, क्योंकि इसे 3 H प्लस मिलेंगे, 3 हो जाएगा। वैसे भी समझ लो यार कि इसमें अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो H प्लस की कंसंट्रेशन 3 मोलर होगी, यानी एन फैक्टर 3 ही आएगा। वैसे भी नॉर्मेलिटी भी 3 आएगी इसकी। यस और नो? यस। Yes. Yes, sir. है समझ में? देखो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो मतलब नॉर्मेलिटी मुझे, मैंने बनाई ही नॉर्मेलिटी को इसलिए है ताकि बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ जिसकी कंसंट्रेशन में जानना चाहता हूँ मुझे इसकी कंसंट्रेशन पता चल जाए। एक सोल्ट भी आता है, सोल्ट को केस को बाद में समझेंगे, सिर्फ एसिड और बेस को पहले समझ, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को बेटा बताता हूँ पीएच क्या होता है। ये तो बेटा मतलब लॉकडाउन के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, उनमें से एक ये भी है। आपका पीएच बेटा मिस करवा दिया, बिना पीएच के तो बेटा बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, आगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। तो बेटा देखो पीएच बेटा मेरा निकालते हैं। पीएच का नाम तो सुना होगा सब बच्चों ने कि पीएच होता क्या है। Yes, sir. बेटा पीएच मेरे पास हो जाता है माइनस लॉग ऑफ एच। बेटा लॉग क्या होता है? मैथमेटिकल फंक्शन। पता है बेटा सब बच्चों को व्हाट इज लॉग फंक्शन? Yes, sir. अच्छा जिसको नहीं पता है बताता हूँ, अभी बताता हूँ। मैथमेटिकल फंक्शन, बेटा लॉग फंक्शन क्या करता है, ये जो बेटा मेरी बहुत ही बड़ी बड़ी जो यूनिट्स होती हैं, जो बहुत बड़ी यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स को बेटा छोटा कर देता है। कैसे? बेटा आपने अब अगर आप जाओगे, आप में से किसी को अगर स्पेस के अंदर इंटरेस्ट है, मतलब जो पूरा हमारा स्पेस है, हमारी गैलेक्सी है, आप हमेशा देखोगे जब भी बेटा उसके डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे ना, अगर उसको पूरा स्पेस आपको दिखाया होगा, वहां पर आपको एक लॉग फंक्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा वैसे तो हमारा स्पेस बहुत बड़ा है, लॉग फंक्शन क्या करता है, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है बेटा उनको हमारे जो डेली यूज में हम वैल्यू यूज करते हैं उसके अंदर क्या कर देता है, समेट देता है, क्योंकि उसका एक एक्सप्रेशन होता है। कैसे बेटा? एक, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बेटा अगर मेरा पीएच लेस देन 7 होता है और बेटा मेरा पीएच ग्रेटर देन 7 होता है और मेरा पीएच अगर बेटा इक्वल टू 7, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा बताओ? एसिड। एसिड। Basic. Basic. बेस। Neutral. Neutral. बताता हूँ कि क्या होता है। देखो लॉग होता है मैथमेटिकल फंक्शन। देखो बेटा 10 टू द पावर 2 क्या कहलाती है बेटा बताओ? 100। और 10 टू द पावर 3 क्या कहलाती है बेटा बताओ? 1000। 1000. अब देखो मैं क्या चाहता हूँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी वैल्यू, मतलब इस 1000 को मैं इसी ऐसी फॉर्म में लिखूं कि मुझे इसे 1000 ना लिखना पड़े। चलिए तो 1000 है, अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखूं 10 टू द पावर 10 तो कितनी आ जाती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बड़ी वैल्यूज होती है बेटा?
तो बेटा बार बार, क्योंकि ये देखो अब मैं डील कर रहा हूँ H प्लस की कंसंट्रेशन के साथ, यानी Na के साथ, है ना, Na या नंबर ऑफ मोल्स, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंसंट्रेशन मेरे पास आएंगे। ठीक है, तो बेटा बार बार ऐसे थोड़ी लिखूंगा मैं हर बार कि मैं इतने में इतना ऐड कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, बहुत मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो, तो मान लो बेटा मैंने इसको उठाया, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा बेटा log इस वैल्यू, ये वैल्यू चाहिए मुझे, तो बेटा इसके ऊपर मैंने log फंक्शन लगाया, और बेटा ये किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा, 10, क्योंकि बेटा 10 की पावर है, तो द log टू द बेस 10। तो बेटा देखो, जिसको आपकी वैल्यू निकालनी है और जिसके पावर में निकालनी है, तो बेटा उसकी वैल्यू हमेशा उसकी पावर आ जाती है। बस इसका मतलब यही होता है log फंक्शन का। यानी बेटा अगर मैं 10 की पावर, यानी जो बेस है उसकी पावर कितनी लूं कि मेरे पास ये पूरा अंदर वाली फंक्शन आ जाए, तो 10 की पावर 3 लूंगा, तब मेरे पास अंदर वाला फंक्शन आ जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर मैं आपको बोलता हूँ कि log टू द बेस 10, और बेटा यहाँ पर मैंने लिखा 1000, तो बेटा कितने वैल्यू आएगी इसकी बताओ, 4 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, सिंपल है। क्योंकि 10 टू द पावर अगर मैं 4 लूं, तो मेरे पास कितना आ जाता है, 1 2 3 4। तो देखो बेटा log फंक्शन क्या बताता है, log फंक्शन बेटा पावर बता देता है। अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखूं log, देखो मैं इसको लिखता हूँ, इसको 10 टू द पावर 10 भी लिख सकता हूँ, तो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा log टू द बेस 10, 10 रेज टू द पावर 10, तो आपको पता है बेटा इसका आंसर 10 ही होगा। हालांकि इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म भी है, लेकिन आपको पता है कि 10 की पावर में 10 लगाऊंगा तो मेरे पास 10 रेज टू द पावर 10 ही आता है। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल लिखा मैंने। हालांकि log टू द पावर 2 भी होता है, यानी 10 की पावर में कितनी लूं कि मेरे पास 2 आ जाए, ऐसी वैल्यूज भी होती है, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और बेटा याद रखना, अगर बेटा मैं यहाँ पर लिख दूं कि log टू द बेस 10 और 10 रेज टू द पावर -4, वो क्या होता है बेटा बताओ, -4 -4। हमेशा देखो ये वैल्यू याद रखना। और बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ log टू द बेस 10 और यहाँ पर 10, तो कितना आएगा बेटा बताओ, 1। ये होता है मेरा लोगरिथमिक फंक्शन। अब क्या बात याद रखनी है बेटा आपको, जब भी बेटा log फंक्शन होता है, कुछ भी फंक्शन हो, मैं यहाँ पर लिख दिया बेटा, यहाँ पर बताओ log टू द बेस 10 और 10 रेज टू द पावर x रख दी। तो log की खासियत है बेटा, जो भी log की अंदर जो वैल्यू होती है जिसकी मेरी log वैल्यू निकालनी है, वो पावर बाहर आ सकती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, x log टू द बेस 10 एंड 10, और ये बेटा हमेशा क्या होता है बताओ, 1। 1 तो यानी बेटा log टू द बेस 10 और 10 की पावर में जो भी हो, वो पावर बाहर अपने आप आ जाती है, तो बेटा वही उसका आंसर हो जाता है, तो 10 आ जाएगा। यहाँ बेटा 10 की पावर 3 लिखूंगा, 3 आ जाएगा, 3। क्लियर, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब कंसंट्रेशन में डील करेंगे तो आपको गिवन होगा कि H प्लस की कंसंट्रेशन आपके पास निकल कर आई 10 रेज टू द पावर -3, क्योंकि बेटा -3 आएगा, बहुत ही कम कंसंट्रेशन है। आपको पता है बेटा, अगर मैं आपको दूं, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। अगर बेटा मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है बेटा 0.01 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो मुझे इसका बेटा पीएच बताओ कितना होगा, बताओ बेटा इसका पीएच क्या होगा, पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है, पीएच होता है -log टू द पावर H प्लस। माइनस तो बेटा मैंने जानबूझ के लगाई, आप समझ गए होंगे माइनस क्यों लगाई है मैंने, 10⁻3 10 पर 3 कहाँ से आ जाएगा, सर 2। 2 आएगा इसका पीएच, 2 आ जाएगा। पीएच हो जाता है बेटा -log ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन। देखो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन लिख रहा हूं मैं H प्लस, आपको पता है बेटा -log ऑफ, देखो अगर कुछ मेंशन नहीं है ना, अगर log लिखा है तो यहाँ पर बेस 10 ही मानना। ठीक है, हमेशा बेस 10 ही मान के चलना। एक मेरे पास इससे मिलता जुलता ln फंक्शन भी आएगा, आप उसमें पढ़ोगे। ln का मतलब हो जाता है कि बेटा उसकी बेस e है, मतलब वो अलग फंक्शन है, पूरा मैथ्स का है, हमें इतनी नीड नहीं पड़ती उसकी। केमिस्ट्री में log फंक्शन ही पता। तो बेटा log है, log ऑफ H प्लस कितना है बेटा 0.01, यानी 10 रेज टू द पावर -2। ठीक है, और आपको पता है बेटा log फंक्शन की तो खासियत है कि 10 रेज टू द पावर जो भी है वो बाहर आ जाता है, तो बेटा उसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो भी पावर है 10 के अलावा जो भी 2 3 4 वो हमेशा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो -log, तो सॉरी मैंने लिखा बेटा माइनस इंटू -2, और यहाँ पर हो जाएगा log 10 रेज टू द 10, ऑब्वियसली हमें मान के चलते हैं ये 1, pH हो जाता है 2। तो बेटा आपको पता भी है कि बेटा जो मेरे पास सॉल्यूशन है 0.01, वो बेटा क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. इससे मैं आपको क्वेश्चन दूं मैं
कि मेरे पास 0.00001 मोलर HCl है, तो उसका pH कितना आएगा बेटा बताओ? अब सीधा ही बताओ। 1 2 3 4 5 5 5 आएगा। तो बेटा मुझे बताओ, अगर मैं इसको बोलता हूँ A और इसको बेटा बोलता हूँ B, तो बताओ बेटा विच वन इज मोर एसिडिक? सर ए वाला दोनों तरीके से देखो ज्यादा है। दूसरा, एक तो बेटा pH इसलिए बोला जाता है लोअर द pH मोर विल बी एसिडिटी। क्यों बेटा? जितना कम pH है उतनी कंसंट्रेशन H प्लस की ज्यादा है, 0.01 मोलर ज्यादा है देन 0.1। तो बेटा आंसर हो जाएगा A। इसलिए बेटा क्या बोला जाता है कि लोअर द pH मोर विल बी एसिडिटी, मोर विल बी एसिडिटी, उसकी बेटा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। लिख लीजिए बेटा इसको, फिर मैं आपको कुछ लॉग फंक्शन की आइडेंटिटीज बताता हूँ जो काम आएंगी आप। लिख लिया बेटा सब बच्चों ने? चलिए यस आगे। सर तो बेटा कुछ वैल्यूज आप हमेशा याद रख लीजिए। वैसे तो आपको अगर कुछ अटपटी वैल्यू आई तो आपको लॉग फंक्शन एग्जाम में देगा कि लॉग की वैल्यू इतनी है, बट ये नहीं देगा बेटा। लॉग तो आपको पता होना चाहिए, वो हो जाता है 0.301। 301 लॉग 3 हो जाता है कितना बेटा? 0.4771 0 0। और बेटा यहाँ पर log 5 क्या हो जाता है बताइए? 0.699। 9 क्या बेटा आप में से कोई मुझे बता सकता है log 4 की वैल्यू क्या होगी? 0.601 हाँ वेरी गुड। देखो log 4 क्या लिखा जा सकता है? log 2 to the power 2। और बेटा पावर तो बाहर आ जाती है, तो बेटा यहाँ पर लिखा जा सकता है 2 log 2। और log 2 तो आपको पता है कितना है? 0.3010। तो ये हो जाता है बेटा 0.6020। मतलब log 4 हो गया, log 9 हो गया, log 25 हो गया, इसकी वैल्यू पता चल गई तो आपको उनकी वैल्यू पता चल गई। log 6 वगैरह की वैल्यू यूज होते नहीं इतनी बेटा, अगर वो आपको आई तो आपको एग्जाम में देगा। क्लियर? ये बात सबको अरे क्लियर याद होगी? करनी है। हाँ बेटा ये वैल्यू याद कर रहे, मतलब आप याद कर बेशक से आप याद कर लीजिए। आप इतनी बार इसको यूज करोगे, केमिस्ट्री में भी यूज करोगे, फिजिक्स में भी यूज करोगे, मैथमेटिक्स में भी यूज करोगे, आपको बेटा 2 साल में अपने आप याद हो जाएंगे। सर ये अप्रॉक्स वैल्यू दी आपने थोड़ी बहुत। बेटा देखो इतनी डिटेल में नहीं, यही लिखा जाता है बेटा 0.477। ठीक है, क्योंकि अगर आप डेसिमल के बाद 1 2 3 4 अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेसी अगर आप ढूंढ रहे हैं, इतनी एक्यूरेसी बेटा हमें नहीं चाहिए। अप टू डेसिमल के 1 पॉइंट तक भी अगर आप सही लिख दोगे एग्जाम में, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स तक, तभी बेटा एग्जामिनर 2 पॉइंट्स तक ही पूछेगा। मैक्सिमम वो भी हार्डली 1 पॉइंट तक ही बेटा चलता है, या मैक्सिमम 2 पॉइंट तक, बस इसके बाद हमें नीड नहीं हो। क्लियर बेटा? चलिए यस इसके नीचे देखो एक और पॉइंट लिखता हूँ बेटा। लोग की बेटा कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज हो जाती है, स्पेशल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं लोग में। क्या होती है बेटा प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, अगर लोग लोग ए मल्टीप्लाई बी कहीं पर आपको देखने को मिले, तो उसको बेटा मैं लिख सकता हूँ लोग ए प्लस लोग बी। यानी बेटा मल्टीप्लीकेशन ऐड में, एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर उसको आप सेपरेट सेपरेट लोग में लिखोगे तो, या कहीं पर ऐसा लिखा है लोग ए प्लस लोग बी, तो आप उसे लिख सकते हो लोग ए मल्टीप्लाई बी। या बेटा दूसरा लोग ए डिवाइडेड बाय बी अगर आप लिखोगे, तो उसको हमेशा लिखा जाता है बेटा लोग ए माइनस माइनस लॉग बी। ठीक है, तो मतलब बेटा अगर माइनस में है तो बेटा वो डिवाइड में चले जाते हैं, और बेटा अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में तो एडिशन में चले। बस ये बेटा कुछ लोग के बारे में बातें हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए या मुझे OH माइनस की कंसंट्रेशन चाहिए। मुझे पूरे साल्ट से मतलब है ही नहीं बेटा, क्योंकि पूरा साल्ट एसिडिक कैरेक्टर नहीं एग्जिबिट करेगा, H प्लस करेगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन या तो बेटा बार बार निकालूं, या अब तो आप इजीली निकाल सकते हो किसी भी सॉल्ट की। मैं आपको क्या लिखता हूँ एक्चुअली में क्या होता है, चलिए अभी वो नहीं बताऊंगा आपको। मेरे पास जो पीएच होता है बेटा, पीएच पीएच बेटा मेरे पास माइनस लॉग ऑफ एन अल्फा होता है। अगर मैं एसिड की बात करूं, एन मतलब नॉर्मेलिटी, अल्फा मतलब हो जाता है बेटा मेरे पास क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यस,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसे आप उसमें पढ़ोगे अच्छे से जाके आयनिक इक्विलिब्रियम में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मेरा मतलब है, मतलब जरूरी थोड़ी है कि मेरे सारे के सारे पूरा का पूरा एसिड डिसोसिएट हो जाए, है ना। मान लो बेटा मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ, जो वीक एसिड होता है विनेगर, यस, तो बेटा वो पूरा डिसोसिएट नहीं होता ना, 10%, 20%, 30% डिसोसिएट होता है। इसको आप इसमें खैर अभी आप डिटेल में मत जाइए, बस लिख लीजिए, मतलब आपको पता चल जाएगा जब आपका टाइम आएगा। लेकिन बेटा नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो बेटा देखो यहाँ से मैंने क्या बताया, बेटा बेसिसिटी क्या होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा एन फैक्टर के ऊपर। मैंने आपको बता दिया कि मुझे H+ की कंसंट्रेशन की नीड क्यों पड़ती है, ठीक है। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ बेसिसिटी क्या होती है बेटा। बेसिसिटी होती है बेटा नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एन एसिड। बेटा एक एसिड जितने H+ आयन देगा वो कहलाती है उसकी बेसिसिटी। उल्टा होता है, एसिड की बेसिसिटी होती और बेस की एसिडिटी होती, ठीक है। और एसिडिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ OH- आयन गिवन बाय बेस, बस। मतलब एसिडिटी बेसिसिटी नाम क्यों दिया, हमने क्या किया, एक एसिड अननोन एसिड है, उसके साथ बेटा किसी एक बेस को रिएक्ट करा के देखा NaOH को, तो मुझे पता चला कि मान लो अगर मेरे पास एसिड मेरे पास एक H+ है, तो उसमें मुझे भी एक OH- मिलेगा। मतलब मुझे एक OH- चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, दो है तो मुझे दो चाहिए, तीन है तो मुझे तीन चाहिए। इसलिए बेटा एसिड की बेसिसिटी और सिमिलरली बेस की एसिड, ठीक है। तो बेटा अगेन यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या हो जाता है बेटा, फॉर एसिड हो जाता है बेटा नंबर ऑफ H+ आयंस, और बेटा फॉर बेस, बेस के लिए क्या होता है बेटा, ये हो जाता है नंबर ऑफ OH- आयंस। यानी बेटा जितने एसिड में H+ आयन मिलेंगे और जितने बेस में मुझे बेटा OH-, ठीक है। बेटा सोल्ट के लिए भी होता है, लेकिन हमें सोल्ट के लिए अभी नीड नहीं है, इस सोल्ट के लिए आपको नीड पड़ेगी रेडॉक्स के अंदर। लेकिन बता देता हूँ, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। यानी बेटा क्या होता है, आपको पता है एक सोल्ट न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या, उस सोल्ट के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेटा या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, टोटल नेगेटिव चार्ज मान लीजिए, दोनों सेम हो। सोल्ट के लिए अभी हमें नीड नहीं है, ये बेटा आपको रेडॉक्स में पढ़ोगे जाके, रेडॉक्स में काफी इसकी नीड पड़ती है बेटा, ठीक है। एन फैक्टर के बारे में एक बात और लिख लीजिए, एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अगेन ये बेटा सब का सब रेडॉक्स का पार्ट है। ये पूरा जो नॉर्मेलिटी है ना, ये मेनली बेटा इसका जो काम होता है हमें बेटा रेडॉक्स में होता है इसका काम। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने बता दिया इसको अच्छे से, ठीक है। लिख लिया बेटा सब बच्चों ने, तो आगे चलते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो देखो बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फोर एसिड। बेटा मैंने यहाँ पर लिखा एसिड, और यहाँ पर बेटा मैं लिख रहा हूँ उसका एन फैक्टर। मैंने यहाँ पर लिखा बेटा H2SO4, और बेटा मैंने यहाँ पर लिखा है HNO3, और मैंने यहाँ पर लिखा बेटा H3PO4, और बेटा मैंने यहाँ पर लिखा H3PO3, और यहाँ पर लिखा बेटा मैंने H3PO। तो बताइए बेटा हर एक का एन फैक्टर क्या होगा, सर H2SO4 का 2 तो हो 2, जाएगा 1, 3, 3, 3. 3 बेटा ये गलती जो बच्चे, मैं बताऊं 99% बच्चे करते हैं, आपने भी वही की, और आपको बेटा कसूर नहीं, आपको पता नहीं, तो इसलिए बेटा मैंने क्वेश्चन दिया
इसका n फैक्टर होता है 2, इसका n फैक्टर होता है 1। ठीक है, सर पीछे करना एक सेकंड। हाँ जी बेटा, हो गया। सर बस एक सेकंड रुको। सर डन। ओके, तो बेटा मैंने आपको बताया, हाँ ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा बेशक से आप यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सर एनॉमलीज हैं। नहीं नहीं, एनोमली नहीं है बेटा, इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। अभी स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा कई बार मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन बेटा एक बार मैं भी गलत करके आया था जब मैं भी आपकी एज का था, ठीक है। तो मुझे ये बेटा क्वेश्चन याद है अच्छे से। इसका बेटा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कैसे। बेटा ये हो जाती है फॉस्फोरस की ऑक्सो एसिड, ठीक है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बेटा होता है, हमेशा जब भी फॉस्फोरस के 3 एसिड होंगे, जब ये 3 एसिड हो जाते हैं, इसको बेटा बोला जाता है, मैं लिख देता हूँ, नाम भी लिख देता हूँ इसका, OH, OH एंड OH। ये बेटा मेरे पास हो जाता है P डबल बॉन्ड H, OH एंड OH। तो बेटा जो थर्ड हो जाता है उसका स्ट्रक्चर हो जाता है H, H, H एंड OH, ठीक है। ये हो जाता है बेटा H3PO3, सॉरी H3PO4। ये हो जाता है बेटा H3PO3, और ये हो जाता है बेटा H3PO, हो जाता है बेटा H3PO, ठीक है। ठीक है, तो बेटा देखो इसमें एसिडिटी किसकी वजह से होती है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है बेटा वही एसिडिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। ये वाला एसिडिक प्रॉपर्टी ये बेटा नहीं टूटता है, डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यस, इतना तो पता होगा आपको। Yes. यस। तो बेटा Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो हाइड्रोजन अटैच है वही एसिडिक प्रॉपर्टी क्या करता है, एग्जिबिट करता है। तो बेटा ये वाला भी, तो इससे बेटा मुझे 3H+ मिलते हैं। ये वाला नहीं टूटता, ये है बट टूटता नहीं है। इसके बेटा ये मिलता है 2, और इससे बेटा 1 मिलते हैं। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बच्चे ये करके आते हैं POH ट्राइस, जो कि बेटा गलत है। इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर ये फॉस्फोरस में बेटा, इसको इसकी ताज पहनाना मत भूलना बेटा। जो फॉस्फोरस होता है उसको उसका ताज पहनाना मत भूलना बेटा, क्लियर। ये गलती मत करना। तो मतलब एक ऑक्सीजन तो यहीं लग गया, बाकी बेटा OH। हाँ जी, सर अब जैसे अगर हम H2SO3 की बात करें तो उसकी भी फिर 1 होगी। H2SO नहीं नहीं बेटा, उसकी 1 नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है बेटा। H2SO3 के अंदर तो मेरे को OH बेटा देखने को मिलता है, उसका स्ट्रक्चर हो जाता है डबल बॉन्ड O, HO और OH। ये हो जाता है बेटा H2SO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो H2SO4 हो जाता है बेटा, वो हो जाता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, HO और OH। यहाँ पे तो बेटा मुझे 2 ही मिलते हैं, और यहाँ पर मुझे 2 ही मिलते हैं। हाँ जी, सर ये ऑक्सीजन वाला रीजन ने सुना है कि ऑक्सीजन के साथ जो अटैच होता है वही करता है उसमें पार्टिसिपेट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है बेटा आपने, यस सर। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब। सर टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने बेटा अट्रैक्ट ये करने की। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यस सर। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यस सर। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस सर। तभी तो ये बॉन्ड टूट पाएगा बेटा। अगर ये बॉन्ड, ओके। तभी तो मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन का मेरे पास अनसिमेट्रिकली है, ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तभी तो बेटा H+ आराम से मेरे पास डिसोसिएट हो जाएगा पानी के अंदर। ओके ओके सर ठीक है। पोलर ब्रेक पोलर वाला लगेगा ना इसमें। हाँ बेटा डेफिनेटली पोलर वाला ही है, ठीक है। ये वाला नहीं टूट पाता, इनऑर्गेनिक वाला नहीं टूट पाता। आपने बेटा आपने शायद, चलो बाद में देखेंगे, पढ़ा होगा आपने एक मेटल और नॉन मेटल वाला पढ़ा होगा बेटा। नॉन मेटल वाला भी नहीं पढ़ा आपने, कि नॉन मेटल के साथ मेरे पास OH अटैच होता है तो कैसे ब्रेक होता है। पीरियोडिसिटी हो गई आपकी बेटा, पीरियोडिसिटी ये सिर्फ पढ़ा है। Yes, sir. पढ़ा है। पढ़ा होगा ना आप। मतलब मेटल देखो, ये बेटा क्या होता है, अगर मेरा मेटल के साथ OH है तो ये होता है बेटा बेस, क्योंकि बेटा मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन बेटा किसके तरफ है, O- की तरफ, ये पूरा टूट जाएगा। और बेटा अगर मेरा नॉन मेटल होता है
उसके साथ OH होता है तो बेटा वो क्या होता है बताओ, एसिड होता है। तो बेटा फॉस्फोरस नॉन मेटल के साथ OH है तो ये एसिड है। जैसे AlOH थ्राइस, ठीक है बेटा, मेटल है तो यहाँ से बेटा क्या टूटेगा, OH टूटेगा पूरा का पूरा, ये हो जाएगा बेस। ये बेटा छोटी छोटी बातें याद रखना पड़ेगी आप। यहाँ पर बेटा 2 ही होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बेटा बोला जाता सुनो है, सर, हाँ जी, सर इसमें वो लगेगा ना कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है वो वाला बॉन्ड टूट जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, हाँ बेटा वो मान सकते हो आप, कैसे भी इसको समझिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टूट जाएगा, ठीक है ओके सर। बेटा। इसको बोला जाता है फोस्फोरिक एसिड, इसको बेटा बोला जाता है, इसको बोला जाता है फोस्फोरस एसिड। और इसका नाम बेटा आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, इसको बेटा नाम देख के आना कि H3PO2 का नाम क्या होता है। क्लियर, इन दोनों से मिलता जुलता ही होता है, फोस्फोरस एसिड फोस्फोरिक एसिड, बट कुछ एक्स्ट्रा और। हाइपोफॉस्फोरस। एक बार देखना बेटा, हाइपो होता है, मेटा होता है, क्या होता है देखना एक हाइपो बार होता है, हाइपोफॉस्फोरस। आप। जो भी बाकी बच्चे भी देख लेंगे, एक बार इसको सर्च मार, ठीक है। हालांकि जब आपको पी ब्लॉक पढ़ाया जाएगा, फोस्फोरस की ऑक्सो एसिड बोला जाता है बेटा इसको। इसमें आपको मैं बताऊं तब बताएंगे आपको कि बेटा इसकी काफी सारी एसिड होती, मतलब काफी और भी ऐसी मिलती जुलती एसिड होती है इनकी, और उन पे बेटा क्वेश्चन हर बार आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। और इसकी बेटा काफी मिलती जुलती एसिड होती है, ऑक्सो एसिड होते हैं, इनके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, तो बेटा याद रखना ये बेटा क्या है, ये बहरूपिया है, मतलब दिखता कुछ और है बट एक्चुअली में होता कुछ। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म, फटाफट नोट कीजिए फिर हम आगे चलते हैं। Done, sir. Done डन बेटा, सर। चलिए ठीक है। अब बेटा देखो हम आगे चलते हैं। आगे बेटा जैसे मैंने आपको बताया किसके बारे में, मैंने बताया आपको एसिड के बारे में, वैसे बेटा मेरा होता है बेस, ठीक है। बेस हो जाता है कैसे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एन फैक्टर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा बेस, और यहाँ पर लिखा बेटा मैंने एन फैक्टर, मैंने लिखा बेटा यहाँ पर NaOH, मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर MgOH ट्वाइस, मैंने प्यारे बच्चे यहाँ पर लिख दिया एल्यूमिनियम OH, राइट। तो बताओ क्या होता है सबको, ये तो सिंपल ही है। क्या होता है बेटा इसका एन फैक्टर, अगर बेस की बात की जाए, 1 1 1, यहाँ पर 2 Two, 2 यहाँ पर 3 three. 3 तो बेटा इससे मुझे 3 OH माइनस मिलेंगे ना। मान लो बेटा मैं लिखता हूँ AlOH थ्राइस, तो ये हो जाता है बेटा एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3OH माइनस। 3 मुझे क्या मिलते हैं बेटा, एन फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ठीक है बेटा। इसी बात पर एक क्वेश्चन कीजिए। पीछे करना। Yes, sir. करना थोड़ा सा. हाँ जी हाँ जी। डन बेटा, Done, sir. यहाँ पर आपको सोल्ट भी बता देता हूँ, यहाँ पर आपको सोल्ट भी बता दिया जाता है। सोल्ट यहाँ पर बेटा एन फैक्टर, सोल्ट बेटा मैंने यहाँ पर लिखा NaCl, यहाँ पर बेटा मैंने लिखा MgCl2, और यहाँ पर लिखा बेटा मैंने AlCl3। अरे बताइए यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1। यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3 नंबर नहीं, +1 नहीं होता, -1 -2 +2 नहीं होता, टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर +1 -1 प्लस टोटल एक देख लीजिए बस, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए बस, क्या जाए। चलिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। चलिए बेटा जी एक क्वेश्चन देता हूँ, अब आप एक क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा कैलकुलेट कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। हाँ
अब आपको समझ में आया बेटा मैंने यहाँ पर नॉर्मेलिटी क्यों लिखा था, क्योंकि बेटा अगर यहाँ पर HNO3 की जगह मैं अगर H2SO4 लिख देता, या तो आपको बेटा इसके अंदर आप कैलकुलेट करते कि यहाँ पर कितने H+ आ रहे हैं, लेकिन अब आपको वो नीड ही नहीं है बेटा। आप सिंपल लिखिए N1V1 + N2V2 डिवाइड बाय V1 + V2। और नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, मान लो बेटा यहाँ पर H2SO4 गिवन है और उसकी मोलैरिटी 0.5, तो H+ की नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी बेटा, 2 × 0.5 यानी सीधा 1। तो सीधा आप क्या निकाल लोगे बेटा, उसका H+ की नॉर्मेलिटी। आपको बेटा नीड ही नहीं है फालतू इसको चेंज करने, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोल्व करना। मेरे पास बेटा आगे नहीं है, मेरे पास क्या है, 0.2 मोलर है क्या बेटा, H3PO4। तो बेटा मेरे पास एक यहाँ पर सॉल्यूशन है, वो है प्यारे एक्सक्यूज बच्चों। मी सर, हाँ जी, सर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया कैसे आया ये वाला कौन से नॉर्मेलिटी वाला, वाला। नॉर्मेलिटी वाला? N3 = N2V2 + N1V1 डिवाइड बाय V3। ग्राम इक्विवेलेंट लिखे थे हमने, ग्राम इक्विवेलेंट को ऐड कर देना। जैसे मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 + नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। यस सर। तो बेटा वहां पे सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है, ठीक है। मतलब जैसे ओके मोलैरिटी थी वैसे नॉर्मेलिटी का आया। हाँ ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपने लिखा इसको 100 ml, यहाँ पर आपने लिखा बेटा इसका 400 ml, ठीक है। और बेटा आप बताओ यहाँ पर मुझे H+ की कंसंट्रेशन बताओ क्या है, H+ की नॉर्मेलिटी क्या है बेटा, मुझे बताओ क्या है। सिंपल आपको फॉर्मूला लिखना है, फालतू आपको उस चीज में जाना है। आपको पता है N3 क्या हो जाता है, N1V1 + N2V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2। अभी देखो बहुत सिंपल है बेटा, दोनों के दोनों एसिड हैं, जब दोनों के दोनों बेस हो जाएंगे तब चेंजेस आ जाएंगे, ध्यान से। तब प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक H+ एक H- को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। उस केस में नहीं जाऊंगा अभी, सिर्फ अभी एसिड का निकालिए बेटा। सबसे पहले इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लीजिए, क्या है इसकी नॉर्मेलिटी, क्या होगी बेटा बताओ, यहाँ पर इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, N1 क्या हो जाएगा बेटा, 38.50 आंसर क्या है आपका बेटा, आंसर होल आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे। बेटा यहाँ पर इसकी N1 निकाल लीजिए। N1 क्या होती है बेटा, नानी इज इक्वल टू N × मोलैरिटी, मोलैरिटी 0.2, इसका एन फैक्टर 3 है, तो 3 × 0.2 नॉर्मल। और बेटा क्या है, ये क्या है, इसकी बेटा जो N2 निकालोगे वो क्या होती है, इसका एन फैक्टर कितना है बेटा H2SO4 का, 2, 2 × कितना बेटा, इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.4 नॉर्मल। बस अब तो सिंपल है बेटा। 0.76 बेटा मेरे पास फाइनल आंसर नहीं, Yes, sir. हाँ 0.7. 0.76 आ जाएगा। तो बेटा आपने क्या किया, यहाँ पर नॉर्मेलिटी लिखी N1 3 × 0.2 × V1 कितनी है बेटा इसकी 100 ml, प्लस यहाँ पर कितनी है बेटा N2, N2 है 2 × 0.4 नॉर्मल, इंटू बेटा कितनी है इसकी 400 ml डिवाइडेड बाय 500। इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करके आपका बेटा आंसर कितना आ रहा है बेटा 0.76। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. बस 0.76 नॉर्मल आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, इस तरीके से करना आप, नॉर्मेलिटी ज्यादा बेटर वे है। अगर आपको H+ की निकालनी होती तो पहले आप H3PO4 से निकालते कि 0.2 मोलर का मतलब है 0.2 मोल इन 1 लीटर, तो H+ की कितनी हो जाती है 0.6, तो वही आएगा, तो वही फाइनली बेटा। यहाँ से भी 0.4 का मतलब है 0.4 मोल ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर, तो बेटा जब इसको सोल्व करोगे तो आप दूसरा आंसर निकालो। क्लियर? यस सर। ठीक है। यस अब मेरे को फाइनल एक चीज लिखवानी है आपको, बस फाइनल एक चीज लिखवानी है, ठीक है। ठीक है, ये पहले कुछ रह गई थी, ये बेटा कुछ सिंपल सी टर्म्स हैं मोलैरिटी के बारे में, ठीक है, मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। मतलब बेटा आपको कई बार अगर देखने को बोले, सीधा बोले कि यू हैव टू प्रिपेयर अ मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 मोलर। या बेटा अगर आपको बोला जाए सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा m/2, m/2 मीनिंग बेटा 0.5 मोलर, सेमी मोलर, ठीक है। अगर आपको बोला जाए बेटा डेसीमोलर, डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब हो जाता है बेटा m/10 यानी 0.1 मोलर। या बेटा अगर आपको बोला जाए सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, तो उसका मतलब हो जाता है बेटा m/100 यानी 0.01 मोलर, ठीक है। या बेटा बोला जाए आपको मिली मोलर, वो होता है बेटा m/1000,
यानी 0.001। ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। अब क्या होता है, हाँ इसके अंदर बेटा कुछ रिलेशन है, आपको फटाफट एक रिलेशन लिखवा देता हूँ। हाँ जी, सर 1 मिनट के पीछे करना। पीछे करना। सर ओके चलिए। अब बेटा है मेरे पास रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंट कोमा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपके पास पूरा का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज है, आप इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन बेटा कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं, मान लो आपको एग्जाम में वही पूछ ले तो आपको बस पता होना चाहिए कि बेटा कैसे इसको इंटर कन्वर्ट किया जाता है। बहुत सिंपल है। कैसे, मान लो बेटा आपको गिवन है, आपको मान लो बेटा गिवन है क्या, वेट बाय वेट परसेंट, उसको लेट कर लेना बेटा आप एक्स। अगर आपको कहीं पर वेट बाय वेट परसेंट गिवन है उसको लेट कर लेना बेटा एक्स। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है बेटा आपको गिवन होगी, मान लो बेटा वो क्या है, डी ग्राम पर ml, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x ग्राम सोल्यूट है बेटा, x ग्राम सोल्यूट है इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर बेटा x ग्राम मेरा सोल्यूट है, ठीक है। तो बेटा आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो। देखो आपको पूरी डेरिवेशन नहीं पता होनी चाहिए, सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन याद कर लो। वो क्या हो जाता है बेटा, x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सिंपल है बेटा। और डेंसिटी आपको कितनी पता है बेटा, जो भी मेरे पास मास ऑफ सोल्यूशन है, या मैं लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है बेटा, वो हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। वो होता है मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन और हो जाता है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालता हूँ, वो कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालता हूँ वो मेरे पास आ जाएगा बेटा 1 बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा बेटा मैंने, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा जो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन है मेरा 100 ग्राम। 100 ग्राम। यहाँ पर बेटा मेरे पास 100 ग्राम आ जाएगा। और बेटा जो मेरी ये पूरी वॉल्यूम है उसको बेटा मैं चेंज कर देता हूँ, मतलब ये मेरे पास ml में आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर ml मान के चलता हूँ, इसको बेटा मैंने 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरी लीटर के अंदर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया, ऐसे बेटा कट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आती है वो आ जाएगी बेटा 1/10 डी लीटर। ये बेटा मेरे पास आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बेटा मेरे पास लीटर में है। तो सिंपल है। अब आपको पता है बेटा डेंसिटी क्या, डेंसिटी क्या बोलता हूँ बेटा मैं, मेरे पास जो डेंसिटी सॉरी वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। और अब ध्यान से सुनिए बेटा, जो मेरे पास लगाता हूँ, मेरे पास डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा यहाँ से ये तो पता ही है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो वेट बाय वेट परसेंट जो होती है बेटा, जो मेरे पास वेट बाय वेट परसेंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा डी से, वो बेटा मेरा निकल के आता है वेट बाय वेट कितना परसेंट इंटू इंटू वेट अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने क्या किया, वेट बाय वेट, हाँ यानी बेटा डेंसिटी को मैंने क्या लिख दिया, मास अपॉन वॉल्यूम या वेट अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात। यानी ये क्या है बेटा मेरे पास, मैंने वेट क्यों लिखा, वेट ऑफ इसका है बेटा ये सॉल्यूशन का, और ये भी क्या है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा। तो आपको देखो फाइनल एक्सप्रेशन क्या याद रखना है, जो वेट बाय वेट परसेंट हो जाता है बेटा किसका, उसको बेटा मैं अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो मेरे पास वेट बाय वॉल्यूम ऑफ परसेंट है। बस एक एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये इसका भी यूज करूंगा मैं, ये आपका एक्सप्रेशन याद रखना, यानी वेट बाय वेट को मल्टीप्लाई कर दूं अगर बेटा मैं किसको, किससे, वेट बाय वॉल्यूम से, तो बेटा मेरे पास मतलब आपस में एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो आप, वेट बाय वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, वेट बाय वॉल्यूम आ जाए, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप एक याद रखें। अगेन बेटा मैं फॉर्मूलों को
ज्यादा याद रखने का मतलब मैं फेवर नहीं करता, क्योंकि कितने फॉर्मूले याद रखे जाएंगे। ठीक है, पहले बहुत सारे आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स के फॉर्मूले याद रखें, बट फिर भी अगर एग्जाम में बेटा सीधा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर एग्जाम में एक सीधा ही पूछ लिया आपसे कि क्या ये रिलेशन सत्य है, तो आपको पता हो। ये लिख लिया बेटा सब बच्चों ने? यस यस सर। नो सर। वॉल्यूम बेटा मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख रखा है 1/10 × t। इसको याद रखना, इसको देखो बेटा मैं यूज करूंगा कैसे। सर पीछे मोलैरिटी, करना है। अच्छा सर ये लास्ट 2 लाइंस एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा बेटा, वेट बाय वेट को मैंने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। किसकी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर ली तो सॉल्यूशन का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम। यस, ये तो होता है डेंसिटी का मतलब। तो मैंने मास की जगह बेटा वेट लिख दिया, क्योंकि मतलब मैं W/W ले रहा हूँ, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूशन ही है, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो वेट से वेट उठ गया, तो इसको बेटा वॉल्यूम यहाँ आ गया। तो मतलब वेट बाय वेट को अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देता तो बेटा मेरा वेट बाय वॉल्यूम आ जाता है, सिंपल। ओके ठीक है, चलिए। और आपने बॉक्स में क्रॉस क्रॉस क्यों मारते? क्या बना रखा है बेटा? ये बस मैंने वैसे थोड़ा इसको क्रॉस नहीं है, ये स्टार मान के चलो इसको। ठीक है, इसको स्टार मान लो, इसको यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, चलिए। अब बेटा देखो मोलैरिटी क्या हो जाती है बेटा? मेरी जो मोलैरिटी होती है वो हो जाती है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाय सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1/10 लीटर। ये तो बेटा मैंने लिखी थी यहाँ पर, ये तो मैंने लिखी थी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/10 लीटर। इसको बेटा मैं जब एक्सचेंज करूंगा तो मेरा मोलैरिटी क्या निकल के आती है बेटा? वो निकल के आती है 10 x डिवाइडेड बाय मास ऑफ, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, 10 इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये बेटा मेरे निकल के आती है। अब बेटा ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास अगर मैं क्या करूं कि मेरे पास मोलैरिटी है, अगर बेटा मैं यहाँ पर डेंसिटी जो मेरे पास x है, यहाँ पर बेटा मैं x है, सेकंड रुकिए मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या, सेकंड, हाँ सॉरी। इनिशियली बेटा मैंने क्या लिया था, जो वेट बाय वेट परसेंट है वो मेरा कितना निकल के आया था? x निकल के आया था। तो बेटा उसको मैं यहाँ पर दोबारा रिप्लेस कर देता हूँ, तो मोलैरिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा? वो आ जाएगी 10 इंटू वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो बेटा देखो एक तो आपका ये रिलेशन बन गया कि मोलैरिटी को बेटा अगर आप 10d इंटू वेट बाय वेट परसेंट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करोगे ये हो जाता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा कि अगर मैं वेट बाय वेट परसेंट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे क्या आ जाता है? वेट बाय वॉल्यूम। बेटा जो मेरी मोलैरिटी है वो आप कैसे लिख सकते हो? 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपका बेटा एक एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। तो एक्सप्रेशन आप याद रख लेना, यानी मोलैरिटी को वेट बाय वेट से, मोलैरिटी को वेट बाय वॉल्यूम। अगर वेट बाय वेट दिया है तो 10 इंटू डी डिवाइड बाय जो भी मेरे पास सोल्यूट है उसका मोलर मास। और ये फाइनल एक्सप्रेशन याद रखना, डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन याद रख लेना। ओके सर। ठीक है बेटा, क्लियर? यस। मेरे को वैसे आपको आज एक मोलैरिटी और मोलैलिटी का भी रिलेशन करना था, बट बेटा आज हमारा टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, क्लास वैसे ही काफी लंबी हो जाएगी बेटा, वो आपको कराएंगे मंडे को। मंडे को होपफुली मैं खत्म ही कर दूंगा बेटा, चाहे आपकी थोड़ी लंबी क्लास लेनी पड़े। मंडे को रेडी रहना, शायद मैं 8 बजे तक भी क्लास खींच सकता हूँ बेटा उस दिन। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए बेटा जी आप अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए जो मैंने आपको दिए थे। मिलते हैं आप मंडे। आप लोगों को कल क्या है बेटा? कल कौन सा त्योहार है, क्या नाम है? को हैप्पी रक्षाबंधन। सर एक बार आप वापस क्वेश्चन सेंड कर देंगे, मैं न्यू ज्वाइन हूँ तो ग्रुप में। अच्छा ये वाला, ये पूरा शीट मतलब पूरा पीडीएफ? उससे ये वाला नहीं जो आपने होमवर्क दिए थे अच्छा ग्रुप पे। पीडीएफ भी भेज देना प्लीज। नोट्स भेज देना आज के। भेज दूंगा और मैं आपको रिकॉर्डिंग भी। हाँ रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा जी। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। तो बच्चा बेटा जो नया आया है अभी वो इक्विपमेंट, चलो मैं भेज ही देता हूँ क्वेश्चन दोबारा। चलिए बेटा ठीक है, मिलते हैं आपसे मंडे। टेक केयर। भेज दीजिए क्या? सर पूरे नोट भेज दीजिए। ठीक है बेटा, पूरे नोट्स भेज दें।